हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। ये ब्रीफ सी वीडियो रहेगी जिसमें हम बात करेंगे ऑल अबाउट एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन पिछले महीने आई थी एंड आई एम वेरी श्योर कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने अब तक इस फॉर्म को फिल भी कर दिया होगा, लेकिन स्टिल ये एक तरह का रिमाइंडर होगा उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक फॉर्म को नहीं फिल किया है। ठीक है, तो अगर आप एस्पिरेंट हैं एसएससी सीजीएल के तो अब तक आपको फॉर्म फिल कर देना चाहिए। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी मत कीजिए और जितनी जल्दी हो सके फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्विकली देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें हैं जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए फॉर्म को फिल करने में। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसकी डेट है वो कब से कब तक है, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये 24 जून को फॉर्म रिलीज हुआ था और इसकी लास्ट डेट है 24 जुलाई। ठीक है, आज 15 है और अब सिर्फ एक हफ्ते मान के चल सकते हैं कि एक हफ्ते या 7-8 दिन ही बचे हुए हैं। तो प्लीज अगर आपने अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया तो क्विकली एज सुन एज पॉसिबल आप इसको फिल कर दीजिए। लास्ट डेट का वेट मत करिए क्योंकि फिर काफी ज्यादा रश हो जाता है और जो सर्वर है वो बिजी रहने लगता है, तो फिर आपका फॉर्म जो है वो प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट डेट एंड टाइम भी दिया हुआ है कि 24 जुलाई को लास्ट डेट है इसकी। और फीस पेमेंट आप लास्ट टाइम 25 को कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीजों का हमें बिल्कुल वेट नहीं करना। ठीक है, ये सब ऑल द इन्फॉर्मेशन के लिए है, लेकिन आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि 23 के पहले पहले आपका फॉर्म फिल हो जाए। ओके, और फिर उसके बाद टीयर 1 की डेट अभी तक बहुत क्लियरली नहीं दी हुई है, सितंबर से अक्टूबर में आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर टीयर 2 जो एग्जामिनेशन है इसका वो होगा दिसंबर में। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पे बिल्कुल न्यू हैं उनको मैं बता दूं कि एसएससी सीजीएल में टीयर 1 होता है और टीयर 2 होता है। टीयर 1 का जो नेचर है वो टोटली क्वालिफाइंग है, यानी कि इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं। आगे हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ये सारी चीजें। और टीयर 2 जो है वो आपकी हेल्प करता है मेरिट पे। ठीक है, तो टीयर 2 इसका मेन एग्जाम होता है, टीयर 1 टोटली क्वालिफाइंग है। इसके बाद देखिए अब नीचे और आते हैं, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द पोस्ट दी हुई हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए ये फॉर्म रिलीज हुए हैं। इस बार एक बहुत अच्छी बात ये क्या है कि 17,000 से भी ज्यादा पोस्ट रिलीज हुई हैं इस एग्जाम के लिए। ठीक है, पिछली बार इससे ये बहुत ही कम था, इतना नहीं था। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप एसएससी सीजीएल क्रैक करना चाहते हैं या फिर इसमें से कोई भी जॉब पाना चाहते हैं तो। ठीक है, सबसे पहले पे लेवल 7 यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है। असिस्टेंट ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विस, इट इज अ ग्रुप बी पोस्ट, और ग्रुप बी पोस्ट बहुत ही अच्छी होती है जैसा कि आप जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पे लेवल 7 की जो अप्रोक्सीमेट सैलरी होती है वो होती है कितनी, 80 to 90,000 आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन हैंड। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इसमें से आप अगर किसी भी पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी पे लेवल जो है वो पे स्केल 7 रहेगी। ठीक है, फिर इसके बाद पे लेवल 6 पे आप आएंगे तो पे लेवल 6 में आप लगभग 60 से 70,000 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैलरी, और ये भी ग्रुप बी की ही पोस्ट है सारी। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन सीबीआईसी, ये सारी चीजें। इसके बाद फिर और नीचे आएंगे तो पे लेवल 5 है, पे लेवल 5 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 60,000 के आसपास सैलरी। और फिर लास्ट है पे लेवल 4, ये सबसे कम लेवल की जॉब होती है एसएससी सीजीएल जो कि करवाता है, और इसमें आप सैलरी आराम से 50,000 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 40 से 50,000 के बीच में। तो आप देख रहे होंगे कि अगर आप इन सारी पोस्ट में कहीं पे भी सिलेक्ट होते हैं तो आपकी एक अच्छी खासी सैलरी रहेगी, प्लस आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगी। और फिर आजकल का जो अनएम्प्लॉयमेंट का माहौल है उसमें अगर आप ग्रुप सी की भी पोस्ट ले लेते हैं, ग्रुप सी की पोस्ट अगर आपको मिल जाती है तो इट्स वेरी गुड। तो इंसान को बस कोशिश करनी चाहिए और बाकी छोड़ देना चाहिए अपनी मेहनत करने के बाद ऊपर वाले पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें दी हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेंटेटिव वैकेंसीज कितनी है, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 17,727 वैकेंसीज। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ पे ये वर्ड अप्रोक्सीमेटली यूज हुआ है। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि इससे कम नहीं होंगी वैकेंसी, हो सकता है इनको फ्यूचर में बढ़ा दिया जाए, 20,000 तक पहुंचा दिया जाए, लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि इन वैकेंसीज को कम नहीं किया जाता। ओके, फिर इसके अलावा यहाँ पे कुछ कैटेगरीज के बारे में बात की गई है कि उनके लिए रिजर्वेशन होता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, एक्स सर्विसमैन एंड पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। ठीक है, और किस तरह से उनको ये रिजर्वेशन दिया जाएगा उसके बारे में आगे बात होगी। अब ये सारी चीजें, नेशनैलिटी होनी चाहिए आपके पास, अ कैंडिडेट मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान। ये सारी चीजें उतनी रेलेवेंट नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इंडिया से बिलोंग नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए सब पढ़ना जरूरी है, अदरवाइज मैं आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहूंगी। फिर एज लिमिट पे आते हैं। एज लिमिट पे देखिए क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है कि फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट इज
18 टू 27 ईयर्स। अब हमने ऊपर देखा था जहां पे पोस्ट दी हुई है उसके साइड में एज ग्रुप गैप भी या एज ग्रुप भी दिया हुआ है कि कौन से ईयर के लोग उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कैंडिडेट्स मस्ट बी हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1997 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2006। तो आपकी एज इसमें होनी चाहिए। और ये जो एज होती है 18 टू 27 ईयर्स, ये कब से काउंट होगी याद रखिएगा, यहां से, ठीक है, 1 अगस्त 2024 को। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट है वो 18 साल का 1 अगस्त 2024 को हो जा रहा है तो फिर वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी 18 साल की उम्र 1 सितंबर को पूरी हो रही है तो फिर आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख सकते हैं आप। और फिर याद रखिएगा कि इसमें आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है, जो भी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन होता है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि अगर SC ST हैं तो आप इसमें 5 साल कम कर दीजिए, OBC हैं तो 3 साल, इस तरह से ये सारी रिजर्वेशन दिए हुए हैं, यानी कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है एज पर योर कैटेगरी, ठीक है। फिर और आगे चलेंगे हम। यहाँ पे आपको डिटेल में सब चीज पढ़ लेनी चाहिए फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपकी लाइफ का, और ऐसा ना हो कि कोई भी गलती आप कर दें, कोई मिस्टेक कर दें, उसकी वजह से फिर आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं हिंडर हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दे रहा है कि डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन। यानी कि जो आपके मैट्रिकुलेट सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वही सेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको डालनी है, ठीक है। यूजुअली होता है कि कई बार जैसे पुराने आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई है, फॉर एग्जांपल 10th में आपकी कुछ और डेट ऑफ बर्थ है, फिर इसके बाद 12th में कुछ और है, फिर आपने जब ग्रेजुएशन किया उसमें कोई और डेट ऑफ बर्थ है, तो याद रखिएगा आपको यहाँ मैट्रिकुलेशन वाली जो सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ है उसको कंसिडर करना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेनी चाहिए। अब जो भी एक्स सर्विसमैन है वो यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं, हर कोई क्योंकि एक्स सर्विसमैन में नहीं आता है तो इसको जो लोग पर्टिकुलर एक्स सर्विसमैन है वो ही पढ़ें, बाकी सबको यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि एज रिलैक्सेशन ESM रिजर्वेशन इज नॉट एडमिसिबल टू सन्स डॉटर्स एंड डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन। अब यहाँ पे देखिए प्रोसेस दिया है सर्टिफिकेशन का और फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपको कैसे सर्टिफिकेट को प्रेजेंट करना है या कंसीडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सारी चीजें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं। और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि आपको जो फोटोग्राफ है वो किस तरह से कैप्चर करना है। यूजुअली ये सारा जो चीजें हैं वो लोग इग्नोर करके जाते हैं और फिर वहां परेशान होते हैं कि मेरी फोटोग्राफ एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है। तो कोशिश किया करिए जब भी कोई नोटिफिकेशन आए किसी एग्जाम का आप उसको पढ़िए और उस हिसाब से अपना फोटोग्राफ वगैरह निकलवा के जाइए, ठीक है, ताकि ये सब प्रॉब्लम तो एटलीस्ट ना ही होने पाए। क्योंकि फिर उधर एग्जाम के दौरान आपको टेंशन का माहौल वैसे ही मिला होता है, स्ट्रेस होता है काफी, और उसमें फिर ये सब छोटी मोटी चीजों के लिए परेशान होना आपके एग्जाम को कहीं ना कहीं हिंडर करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फाइंड अ प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड। प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए आपके फोटो के पीछे। एंश्योर द कैमरा इज एट आई लेवल बिफोर टेकिंग द फोटो। इसके अलावा और भी सारी चीजें हैं। इंश्योर दैट हिज फेस इज फुल इनसाइड द रेड रेक्टेंगुलर एरिया, ये सारी चीजें हैं। और ये इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट शुड नॉट वियर अ कैप। यूजुअली बॉयज हीरो बनने के लिए कैप लगा के फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें कोई कैप या मास्क या ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है, वाइल कैप्चरिंग द फोटो। तो ये सारी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसकी वजह से फिर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो दिक्कत में पड़ सकता है, इसलिए इसको ध्यान देने की जरूरत है। फिर ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो हर इंसान को सिर्फ 100 रुपए देना है एप्लीकेशन फीस, और उसमें भी कौन लोग एक्सक्लूडेड हैं, सारी की सारी वुमेन कैंडिडेट्स। अगर कोई भी फीमेल है तो उसे कोई पैसा नहीं देना है। इसके अलावा ऐसे सभी कैंडिडेट्स जो कि SC यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट में आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में आते हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, तो ये सारे लोग जो हैं एग्जेम्प्टेड होते हैं फीस की पेमेंट से, यानी उन्हें किसी तरह की फीस देने की जरूरत नहीं। यानी कि फीस कौन पे करेगा, सिर्फ ऐसे लोग जो कि जनरल पे हैं और वो भी मेल ओनली, ठीक है। तो ये सारे लोग 100 रुपए की फीस देंगे, बहुत ही नॉमिनल फीस रखी गई है। और फिर ऑनलाइन फीस, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ऑल्दो 24/7/2024 लास्ट डेट है फॉर्म को जमा करने की, लेकिन ऑनलाइन फीस आप पे कर सकते हैं 25 जुलाई तक, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद एक और विंडो आपको दी जाएगी, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। यूजुअली क्या होता है, जब लोग फॉर्म भर देते हैं और फिर इधर उधर से कुछ गलत हो जाता है तो परेशान होने लगते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, 10 और 11 अगस्त, ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी गलती हो चुकी है या अब अगर आप भर रहे हैं और कोई गलती हो गई, कहीं पे कोई डिजिट गलत हो गई, कुछ भी भरने में मिस्टेक हो गई,
तो परेशान नहीं होना है, आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, आप वहां से अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये 2 दिन में मिस कर दिया तो उसके बाद फिर आपको कोई ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा और फिर आपका जो फॉर्म है वो उसी तरह सबमिट हो जाएगा और आगे जाके अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करिए कि ये सब की नौबत ही ना आए, आपको जरूरत ना पड़े एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्ट करने की और अभी ही आप एकदम अच्छे तरीके से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अपनी डाल के सही तरीके से फॉर्म को फिल करें। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सेंटर्स दे रखा है कि कौन कौन से सेंटर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। सेंटर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं और फिर अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर सकते हैं। आपके नजदीक जो भी सेंटर हो आप उसको प्रेफर कर लीजिएगा। 3 यहाँ पे सेंटर्स का ऑप्शन दिया होता है, तो प्रायोरिटी के हिसाब से आप 1, 2, 3 को फिल करेंगे। फॉर एग्जांपल आप लखनऊ में रहते हैं तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी लखनऊ रखिए, सेकंड प्रायोरिटी में आप इसके आसपास का एरिया जैसे कि कानपुर रख सकते हैं और थर्ड प्रायोरिटी में आप जो है थोड़ा और दूर जा सकते हैं, इलाहाबाद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने सेंटर्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। फिर स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें टीयर 1 और टीयर 2 होता है, इसमें 2 टीयर्स होते हैं, यानी कि 2 लेवल्स पे एग्जाम होता है और फर्स्ट वाला जो टीयर है यानी कि टीयर 1 ये टोटली क्वालिफाइंग है। ठीक है, इसमें सपोज फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता नहीं लेकिन सपोज मैं कह रही हूँ जैसे 100 मार्क्स का है। ठीक है, और अगर यहाँ पे क्वालिफाइंग आपका है 75 मार्क्स सपोज, तो जिसका 76 मार्क्स है वो भी टीयर 2 के लिए अवेलेबल हो जाएगा यानी कि एलिजिबल हो जाएगा और जिसका 99 मार्क्स है वो भी इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ। तो फिर और नीचे चलते हैं और यहाँ पे स्कीम दी हुई है टीयर 1 एग्जामिनेशन की, यानी कि कैसे आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, क्या क्या चीजें इसमें होंगी। तो इसमें बेसिकली 4 ही सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट होते हैं और आपको सबके 25-25 क्वेश्चन मिलेंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है यानी कि 50-50 मार्क्स का ईच सेक्शन है और उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा सिर्फ 1 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 घंटे का टाइम में आपको सारा सेक्शन कंप्लीट करना होगा और टीयर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज, द क्वेश्चन विल बी सेट इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि रीजनिंग, अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस दिखाई देंगे एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, इसमें आपको हिंदी वर्जन नहीं मिलेगा और फिर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5। बहुत सारे लोग इसको 1/2 समझ लेते हैं कि 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन ऐसा नहीं, हर क्वेश्चन क्योंकि 2 नंबर का है। ठीक है, तो इसमें आप 0.5 से आप क्या समझते हैं, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, फिर और नीचे चलेंगे, यानी कि इसका क्या मतलब हो गया कि आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो फिर आपका 1 क्वेश्चन का मार्क कटेगा, यानी कि 2 मार्क्स आपके कट जाएंगे। ओके, तो इसी तरह से नीचे फिर टीयर 2 एग्जामिनेशन का पूरा स्कीम दिया हुआ है। इसको आप तब पढ़ सकते हैं जब आप टीयर 1 कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि टीयर 1 को क्लियर कर लेंगे तब। और फिर उसके बाद यहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं टीयर 1 का, क्योंकि अभी पहले टीयर 1 एग्जाम है आपका। टीयर 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, ये सब चीजें आई एम श्योर आपने पढ़ी होंगी। कोई अगर अभी भी एसएससी सीजीएल देने के मूड में है और उसने अभी तक कोई तैयारी नहीं की, थोड़ा बहुत उसको पता है रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का, तो फिर वो ट्राई कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, मेन आपका टीयर 2 है। तो ये सारी चीजें इसमें क्या क्या आता है, एनालॉगी, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आप यहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तैयारी शुरू कर देते हैं और उन्हें सिलेबस का आता पता भी नहीं रहता है, कुछ नहीं पता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सिलेबस में है भी कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है, हमें जो है पहले सिलेबस को डाउनलोड करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में आपका क्या क्या आता है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च, करंट अफेयर्स वगैरह बेसिकली। ठीक है, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके मिला के आपका जनरल अवेयरनेस बनता है। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आता है रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इस तरह के सारे चैप्टर्स इसमें मौजूद हैं। फिर इसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी एक्सेट्रा वुड बी टेस्टेड। यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन आपको जो है ग्रामर के मिलेंगे, यानी कि किसी का ऑपोजिट पूछ लिया, किसी की वर्ड मीनिंग पूछ लिया, किसी का सिनोनिम, किसी का एंटोनिम। ठीक है, फिर इसके अलावा जो एरर फाउंड करने वाले क्वेश्चंस होते हैं ये आपको मिल जाएंगे, आर्टिकल रिलेटेड, एडजेक्टिव, ये सब चीजें जो है आप इस सिलेबस से देख सकते हैं। फिर टीयर 2 का सिलेबस आपको तब देखने की जरूरत पड़ेगी जब आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों की तैयारी जो है वो अलग अलग करनी है। ठीक है, मेन फोकस आपका टीयर 2 पे होना चाहिए। अगर आप टीयर 2 की तैयारी करेंगे तो टीयर 1 ऑटोमेटिकली आपका तैयार होते चलेगा। ओके, अब यहाँ पे आपको फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह के बारे में बताया जा रहा है, एनेक्सर वगैरह है। मेन चीजें जो थी वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। बाकी जो आपका ये नोटिफिकेशन है बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई होती हैं, लेकिन सब चीज पढ़ना उतना जरूरी नहीं है।
बस आपके काम के लिए एक चीज और यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट। यहाँ पे बिफोर अप्लाइंग आपको ये पढ़ लेना चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन वेरी केयरफुली, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पढ़ लेनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए फॉर्म को फिल करने के लिए, और इसके अलावा किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। तो आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं एक डिटेल्ड वीडियो फॉर्म फिलिंग के ऊपर कि किस तरह से एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल करना है एक्चुअल तरीके से, जिसमें आपकी कोई भी मिस्टेक ना होने पाए। तो अगर आप इसमें मेरी हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे एक बार कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और फिर अगर ज्यादातर लोग ऐसा चाहेंगे तो फिर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी जिसमें हम लोग बात करेंगे किस तरह से आपको एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल करना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपने काफी कुछ सीखा होगा, और अब आप अपना फॉर्म जल्द से जल्द फिल कर देंगे और फिर अच्छे तरीके से मोटिवेट होके इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। अभी बहुत टाइम है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर बोल रहा है, तो 2-3 महीने आराम से हैं आपके पास, 3-4 महीने आप काउंट कर सकते हैं, और फिर एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना के इस पेपर के लिए अप्रोच अपनी दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई और हेल्प चाहते हैं रिगार्डिंग एसएससी सीजीएल, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको प्रैक्टिस कराएं डिफरेंट इंग्लिश, रीजनिंग और ये सब चीजों की जनरल अवेयरनेस की, तो आप वो कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर किसी भी तरह की अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है इस एग्जाम से रिलेटेड तो फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी उसको आंसर करने की, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद दिस मीनू सना साइनिंग ऑफ।